नेहा के हाथ बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे। फटाफट अपना टिफिन, अपनी बोतल को बैग में रखा, जरूरी पेपर टेबल पर से उठाए और अपने केबिन को बंद कर फटाफट घर के लिए रवाना हुई। दौड़ती भागती बस स्टैंड तक पहुंची, लेकिन तब तक बस रवाना हो गई। अब दूसरी बस न जाने कितनी देर में खुलेगी। एक तो ये बस वाले भी ना, जब तक बस सवारी से पूरी तरह खचाखच नहीं भर जाती तब तक रवाना नहीं होती। पर अब वो कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए खाली बस में ही जाकर बैठ गई। वैसे भी और दिनों से आधा घंटा वो लेट हो चुकी थी और अब बस भरने के चक्कर में और आधा घंटा लेट हो जाएगी। पर अगर घर जल्दी नहीं पहुंची तो उसकी सामत आ जाएगी। घर में बैठे सास और पति कुछ सुनने को ही तैयार नहीं होते। कमाऊ बीवी बहू सबको चाहिए, पर साथ ही वो सेवा करने वाली, आज्ञाकारी, आदर्शवादी भी होनी चाहिए। चाहे खुद का बेटा अवगुणों की खान हो। जहाँ शादी से पहले फक्र से सबको बताया जाता है कि बहू नौकरी करने वाली है, वही शादी के बाद यही नौकरी मुसीबत बन जाती है। खिड़की के बाहर झांकती हुई नेहा को वह दिन याद हो आया जब वो धीरज से शादी होकर इस घर में आई थी। घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। हर कोई नेहा को देखने के लिए ललायित हो रहा था। आखिरकार पूरे परिवार में, या यूं कहे पूरी रिश्तेदारी में, वो पहली बहू थी जो नौकरी करती थी। ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत किया गया था। सासू माँ शांति देवी आगे बढ़कर उसके बधाई ले रही थी और ननंद प्रिया, वो तो इतरा इतरा कर अपने सभी दोस्तों से अपनी भाभी को मिलवा रही थी। कितने फक्र से अपनी सहेलियों को बता रही थी, अरे मेरी भाभी बैंक में जॉब करती है और तुम्हें पता है हमारे पूरे परिवार में वो पहली बहू है जो नौकरी करती है। इधर सास शांति जी भी रिश्तेदारों में सीना चौड़ा करके बड़े घमंड से सबको बता रही थी, अरे मेरी बहू ने बहुत मेहनत की है तो नौकरी क्यों ना करे। भाई हम तो उन लोगों में से नहीं है जो बहू को घर में बिठा कर रखे। अगर बच्चे ने बेटे के बराबर मेहनत की है तो उसको भी तो उसका फल मिलना ही चाहिए। भाई हमारे लिए तो बेटा बेटी बहू एक सब एक समान है। नेहा भी उन लोगों की बातें सुन सुनकर खुद पर गर्व महसूस कर रही थी। जब तक छुट्टियां थी तब तक तो सब ठीक रहा, लेकिन इन बातों के ढोल के पोल कुछ ही दिन बाद निकल गए। जब नेहा ने शादी के लिए ली हुई अपनी छुट्टियों के बाद नौकरी वापस ज्वाइन की। नेहा को सुबह जल्दी उठकर सारे घर के काम करके फिर ऑफिस जाना पड़ता था। ऑफिस में काम करने के बाद जब वो घर आती तो हर कोई उसी का इंतजार कर रहा होता। घर के कामकाज सिर्फ और सिर्फ उसी की जिम्मेदारी थी। आखिर वो बहू थी। एक दिन उसे ऑफिस से निकलने में देर हो गई। घर पहुंचते पहुंचते काफी वक्त लग गया। घर पहुंची हूं तो देखा तीनों माँ बेटे बेटी हॉल में ही बैठे हुए थे और सबके मुंह फूले हुए थे। उसे देखते ही शांति जी ने कहा, बहू ये कोई वक्त है घर आने का? तुम्हारे चक्कर में यहाँ सब भूखे बैठे हुए हैं। अभी तो घर आई हो, पता नहीं खाना कब तक बनाओगी। नेहा हैरानी से उन लोगों की शक्ल देखने लगी। मतलब उसके इंतजार में अभी तक खाना भी नहीं बना? मतलब बहू के घर आने के बाद क्या घर के सारे सदस्य खाना बनाना भूल गए? प्रिया ने भी कहा, भाभी अब खड़े खड़े टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट खाना बनाओ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और प्लीज कुछ अच्छा ही बना देना। उसकी बात सुनकर नेहा ने कुछ नहीं कहा और बैग अपने कमरे में रख हाथ मुंह धोकर रसोई में आ गई। देखा तो घर में सब्जियां भी नहीं थी। आखिर लेट होने के चक्कर में वो बाजार से सामान भी नहीं ला पाई, इसलिए फटाफट दाल चावल रोटी और सलाद तैयार करके उन लोगों के सामने परोस दिया। धीरज अभी भी गुस्से में था, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा था। खाने को देखते ही प्रिया ने कहा, ये क्या भाभी, आपने दाल चावल बना लिए, कोई और सब्जी बना देती साथ में। इससे तो मेरा पेट भरता नहीं, मुझे नहीं खाना ये सब, मैं तो पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ। कहकर प्रिया ने अपना मोबाइल लिया और पिज्जा ऑर्डर करने लगी। नेहा से रहा नहीं गया तो उसने कहा, दीदी घर में सब्जियां नहीं थी, इसलिए दाल चावल बना लिए
और जब पिज्जा ही ऑर्डर करना था तो खाना क्यों बनवाया? ये तो आप पहले भी ऑर्डर कर सकती थी। उसकी बात सुनकर आंखों में आंसू लिए शांति जी बोली, मेरी तो किस्मत ही खराब है। घर में बहू आई लेकिन कोई सुख नहीं है। दिन भर इनका घर संभालो और ऊपर से खाने को मिलता क्या है? ये दाल रोटी। और ऊपर से अब तो मेरी बेटी को पिज्जा भी भारी पड़ने लगा है। मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप आंसू बहाने लगी? नेहा का इतना बोलना हुआ कि धीरज ने जोर से चिल्लाकर कहा, ये कोई वक्त है तुम्हारा घर आने का? नौकरी पर जाती हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मनमानी करने लग जाओ। अगर घर में ढंग का खाना बनाकर नहीं खिला सकती तो फिर जरूरत ही क्या थी तुम्हारी इस घर में? ऊपर से मम्मी से बहस किए जा रही हो। धीरज, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस तरह मुझ पर चिल्ला रहे हो? नेहा ने भी थोड़ी तेज आवाज में कह दिया। बस फिर क्या था? धीरज ने सीधा एक थप्पड़ नेहा के गाल पर रसीद कर दिया। अचानक पड़े इस थप्पड़ से नेहा हक्की बक्की रह गई। धीरज तो थप्पड़ मारकर अपने कमरे में चला गया। पीछे से शांति जी सुनाने में कमी नहीं छोड़ रही थी। अरे, ऐसे कोई अपने पति से बात करता है क्या? संस्कार नाम की चीज नहीं है। थोड़ी देर अपनी जुबान बंद नहीं रख सकती थी? अब ऐसी हरकत करेगी तो थप्पड़ तो पड़ेंगे ही। खुद की गलती किसी को दिखेगी नहीं, लेकिन बदनाम मेरे बेटे को कर दिया जाएगा। वो भी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और प्रिया कुटिल मुस्कान के साथ अपने कमरे में। पीछे रह गई आंसू बहाती हुई नेहा। एक पल के लिए लगा कि अपना सामान बांधे और सीधे मायके रवाना हो जाए, पर फिर यह सोचकर रह गई कि पापा तो है नहीं और मम्मी तो खुद भाई भाभी की मोहताज है। भला मेरा क्या साथ दे पाएगी? उल्टा भाभी ही उन्हें दो बातें और सुना देगी। आखिर आंसू बहाती हुई नेहा अपने कमरे में आ गई और जब दूसरे दिन नेहा ऑफिस के लिए रवाना हुई तो धीरज ने पूछा, तुम ऑफिस नहीं जा रही हो क्या? नेहा ने कहा, सोच रही हूँ कि नौकरी छोड़ दूं और घर संभालूं। धीरज को लगा कि कहीं नेहा नौकरी ना छोड़े, इसलिए उसने नेहा से अपने किए के लिए माफी मांग ली और नेहा को भी लगा कि सब कुछ ठीक है और उसने भी धीरज को माफ कर दिया। पर अब तो ये अक्सर ही होने लगा था। धीरज अपने गुस्से पर काबू नहीं करता था और नेहा पर हाथ उठा देता था, पर बाद में माफी जरूर मांग लेता था। इधर नेहा हर बार बर्दाश्त कर रही थी, इसीलिए सास और ननद को भी पक्का विश्वास हो गया था कि नेहा घर छोड़कर नहीं जाएगी। अब तो अक्सर ये होता था कि सास और ननद अपनी बात मनवाने के लिए भी धीरज का इस्तेमाल करने लगी थी। पता नहीं आज क्या होने वाला था। सोचते सोचते 2 घंटे बाद नेहा अपने घर पहुंची। घर में जिस तरह की शांति पसरी हुई थी, उससे कुछ बड़ा होने की आशंका से नेहा का मन घबरा रहा था। नेहा घर में घुसती है तो देखती है कि धीरज गुस्से में बैठा हुआ होता है, जबकि सास शांति जी और प्रिया सोफे पर बैठी हुई होती है। पर उसे सबसे ज्यादा हैरानी ये देखकर होती है कि उसके भैया भाभी भी वहां आए होते हैं, जो बड़े गुस्से से नेहा की तरफ देख रहे होते हैं। नेहा को एहसास तो हो जाता है, जरूर इन्हीं लोगों ने भैया भाभी को यहाँ बुलाया है, वरना आज उसकी शादी को 5 महीने हो गए हैं, पर अपनी मर्जी से दोनों कभी मिलने भी नहीं आए और आज अचानक। पर फिर भी नेहा खुद को संयत करके बोली, भैया आप यहाँ आज अचानक आखिर कैसे आना हुआ? इससे पहले कि भैया कुछ कहते, भाभी उस पर चिल्लाते हुए बोली, क्या इस दिन के लिए तुम्हारी शादी की थी कि तुम हमें अपने ससुराल वालों के सामने बेइज्जत करो? अच्छा नाम कमा रही हो ससुराल में। नेहा ने शांतिपूर्वक अपनी भाभी से कहा, भाभी हम आराम से भी बात कर सकते हैं। आखिर बात क्या है जो आप इस तरह से मुझे सुना रही है? नेहा की बात सुनकर उसकी सास शांति जी बीच में ही बोली, देखो कितना प्रिय चरित्र दिखा रही है आपकी बहन। राम राम राम। पूछो इससे कितनी देर से कहाँ थी भला ये ससुराल में रहने वाली? उनकी बात सुनकर नेहा का दिमाग घूमने लगा। मन ही मन वो सोचने लगी कि ये औरत बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रही है। यहाँ मेरे चरित्र से संबंधित कोई बात ही नहीं थी, पर फिर भी
इतने में धीरज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसके भाई भाभी से बोला, मुझे माफ कीजिए, आप अपनी बहन को यहाँ से ले जा सकते हैं। मुझसे जितना निभ सकता था मैंने निभा लिया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह तो उसका रोज का है, ऑफिस का तो सिर्फ नाम है, पर पता नहीं कहाँ मौज मस्ती करती फिरती है, और यहाँ मेरी माँ और बहन घर के कामकाज में लगी रहती है। क्या इस दिन के लिए मैं उसे यहाँ लेकर आया था? अरे नहीं नहीं धीरज जी, हमारी बात तो सुनिए, हम समझाते हैं इसे अभी। अगर नहीं समझी तो 2 थप्पड़ लगाकर समझाएंगे इसे, पर आप थोड़ी शांति बनाए रखो। भाभी बीच में ही बोली, फिर नेहा के भैया से बोली, अरे बैठे बैठे देख क्या रहे हो, बोलते क्यों नहीं? क्या समाज में अपनी नाक कट जाने का इंतजार कर रहे हो? मैं कहे देती हूँ, अगर इसका घर बिगड़ गया तो। आखिर भाभी बोलते बोलते चुप हो गई। कहीं उनके मन की बात मुंह पर आ जाती तो। आखिर ननंद का घर बिगड़ जाता तो वो वापस मायके आकर बैठ जाती। बस इसी डर से चुप हो गई। आखिर भाभी की डांट सुनकर भैया भी बोले, मैं ये क्या सुन रहा हूँ नेहा, तुझे हमारी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? अरे बेटियां तो अपने मायके की इज्जत के लिए क्या से क्या बर्दाश्त कर जाती है, और तुझे देखो, अच्छा क्या से क्या बर्दाश्त कर जाती है, भैया बताएंगे मुझे? भाभी को देखकर तो नहीं, कभी नहीं लगा कि इन्होंने अपने ससुराल में कुछ बर्दाश्त किया है। उल्टा मेरा मुंह मत खुलवाइए आप, मुझे यहाँ आकर समझा कैसे सकते हैं आप लोग? नेहा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, लो यही दिन देखने बाकी रह गए थे, जब आपकी बहन आपकी सगी नहीं तो हमारी तो क्या सगी रही होगी। अब तो साबित हो गया ना, या अभी भी आपको कोई सबूत चाहिए? शांति जी ने अपना हाथ नचाते हुए कहा, अरे मैं भी तो निभा रही हूँ तुम्हारी माँ के साथ, पर मजाल है कोई मुझसे कुछ कह दे। भाभी ने कहा तो नेहा ने जवाब दिया, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता भाभी। और कैसे रह रही हो आप माँ के साथ, ये सभी को अच्छे से पता है। आपके किस्से तो हमारे अड़ोस पड़ोस में तक में मशहूर है, इसलिए आप ना ही बोलो तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपके जैसी बहू इन लोगों को मिल जाती ना, तो इन लोगों का आटे दाल का भाव पता चल जाता। इतने में उसके भैया कुछ कहने को हुए तो नेहा ने हाथ जोड़ लिए। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आपको मेरे घर के मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपनी माँ के लिए नहीं बोल पाए वो मेरे लिए क्या बोलेंगे? भैया माफ़ करो, पर मैं अपना खुद देख लूँगी। वैसे भी आपने मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया है, तो थोड़ा तो मुझ पर विश्वास करो। आखिर भैया गर्दन झुकाए खड़े हो गए और दरवाजे की तरफ रवाना होते हुए एक बार नेहा के सिर पर हाथ रखा और फिर घर के बाहर निकल गए। अब भाभी रुककर वहाँ क्या करती, इसलिए वह भी पीछे पीछे पैर पटकती हुई रवाना हो गई। दोनों के जाने के बाद नेहा ने उन तीनों के चेहरे की तरफ देखा। तीनों अभी भी मुंह फुलाए हक्के बक्के से खड़े थे। नेहा ने बड़ी ही शालीनता से कहा, आप लोगों को क्या लगता है मुझे बोलना नहीं आता? ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये मेरी माँ के संस्कार है कि मैं चुप हूँ। मैं इस रिश्ते को शांतिपूर्वक निभाना चाहती हूँ, पर इसमें आप सभी के सहयोग की जरूरत है। पर मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ मैं निभा रही हूँ, आप लोग तो शायद मुझे इस घर में रखना भी नहीं चाहते, इसलिए आप लोगों ने आज मेरे चरित्र पर भी उंगली उठा दी। पर आप भूल रहे हैं, जो औरत बर्दाश्त कर सकती है, जब वो अपनी वाली पर आएगी तो क्या से क्या कर जाएगी, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर मेरे चरित्र पर उंगली उठाई ना तो मैं जवाब भी दूंगी। कहकर नेहा अंदर कमरे में जाने लगी तो धीरज ने उसका हाथ पकड़ लिया। धीरज ने नेहा का हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ दिया, जिसके कारण नेहा की चीख निकल गई। धीरज नेहा पर चिल्लाते हुए बोला, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी, हमें समझा दे रही है, हाथ पैर तोड़ दूंगा ना तो समझ में आएगा तुझे। कहते हुए धीरज ने नेहा को जोर से धक्का देते हुए नीचे गिरा दिया। एक तो नेहा का हाथ मुड़ गया, ऊपर से इतनी जोर से धक्का लगा कि जमीन से नेहा का सिर भी टकरा गया, जिसके कारण नेहा दर्द से करहा उठी। उसे दर्द से करहाती हुई देखकर शांति जी बोली, बेटा
एक बार सबक सिखा ही दे से। अब तो तुझे समझ में आ ही गया कि इसका कोई मायके वाला यहाँ आकर बोलने से रहा। बहुत ज्यादा ही जुबान चल रही थी इसकी अपने भैया भाभी के सामने। शांति जी की बात सुनकर धीरज भी नेहा को घूरते हुए बोला, बस मम्मी, आज इसका इलाज कर ही देता हूँ। अपने आप को समझती क्या है ये? नौकरी करती है तो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। आज इसको बता ही देते हैं कि ससुराल में कैसे रह जाता है। कहता हुआ धीरज नेहा की तरफ बढ़ा और उसकी बाह पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचता हुआ घर के बाहर निकाल दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। नेहा चीखती रही, चिल्लाती रही, धीरज प्लीज मेरी बात तो सुनो, मुझे घर में आने दो, इस तरह घर से तो मत निकालो। अरे मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं पर भी जाकर मरो, पर हमारा पीछा छोड़ दो। या तो शराफत से बहू की तरह रहना सीख लो और जैसे हम कहे वैसे रहो, या फिर कहीं और का रास्ता नाप लो। धीरज भी अंदर से चिल्लाते हुए बोला, अरे मम्मी, कब तक यह तमाशा चलेगा? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अब उसे तो तुमने बाहर निकाल दिया, खाना कौन बनाएगा? प्रिया ने कहा तो शांति जी धीरज की तरफ देखते हुए बोली, अरे बेटा छोड़ उसे, सुबह तक तो उसकी अकल ठिकाने आ ही जाएगी, तो सुबह का खाना वो ही बना लेगी। पर अभी तो भूख लग रही है, बाहर से ही खाना मंगा दे तो कुछ खा करके आराम करे, बहुत थक गई है। शांति जी ने कहा। धीरज ने भी खाना ऑर्डर किया और सोफे पर आकर बैठ गया। इधर नेहा लगभग आधे घंटे तक दरवाजा खटखटाती रही, यहाँ तक कि नेहा के सामने ही प्रिया ने बाहर आकर खाने का ऑर्डर लिया, पर नेहा को घर में आने तक नहीं दिया। आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए, पर धीरज और उसके घर वालों ने उसे घर में नहीं लिया। नेहा काफी देर तक घर के बाहर ही बैठी रही, पर इधर ससुराल वाले खा पी कर अपने अपने कमरे में सुस्ताने चले गए। जब घर की लाइट बंद हुई तब नेहा को समझ में आया कि ये लोग नहीं सुधरने वाले। नेहा अकेली आते जाते और आस पड़ोस के लोगों की निगाहों का सामना कर रही थी। मायके जा नहीं सकती थी, आखिर करे तो क्या? आस पड़ोस की औरतें आपस में बात कर रही थी। देखो, एक दिन वो दिन था जब ये लोग बहू की बलाएं ले रहे थे और आज देखो बेचारी को बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी है, आत्मनिर्भर है, घर का काम तक संभालती है, और क्या चाहिए इन लोगों को बहू से? अरे कभी बहुओं के लिए वक्त बदलता है क्या? क्या फायदा ऐसे आत्मनिर्भर होने का? कितना ही कह लो दुनिया बराबरी की है, पर बहुओं के लिए सोच वही की वही है। सबकी बातें नेहा को सुनाई दे रही थी। आखिर कुछ सोचकर नेहा उठ खड़ी हुई। मैं पढ़ी लिखी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं पूरे घर को संभाल सकती हूँ, तो फिर क्यों अपने ससुराल वालों की मोहताज हो रही हूँ? आखिर इन लोगों को सबक क्यों ना सिखा दूं? नेहा ने अपना मोबाइल लिया और कहीं फोन लगाया। थोड़ी देर बाद वे कुछ एनजीओ के लोग आ गए, साथ में कुछ पुलिस वालों को भी लेकर आए थे। बाहर खड़ी नेहा को देखकर उन लोगों ने नेहा से बात की और आस पड़ोस के लोगों से जानकारी लेकर फिर घर के दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू किया। आखिर इतनी जोर से दरवाजा बजाया जा रहा था, घर में सबकी नींद खुल गई। बाहर आते शोर से घर वाले सब हैरान रह गए। हिम्मत करके धीरज ने दरवाजा खोला, देखा तो बाहर एनजीओ वाले पुलिस वालों के साथ खड़े थे। उन लोगों को देखते ही धीरज और उसके घर वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि नेहा इन लोगों को बुला लेगी। जब नेहा ने कंप्लेन नहीं किया तो वो लोग उसके ससुराल वाले को समझाइश देकर वहां से रवाना हो गए और 2 घंटे के तमाशे के बाद मजबूरन धीरज और उसके परिवार वालों को नेहा को घर में लाना पड़ा। घर में आने के बाद सबसे पहले नेहा ने अपने लिए खाना ऑर्डर किया। नेहा अपना खाना लेकर हॉल में ही बैठकर खाने लगी तो शांति जी बोली, देखो कितनी बेशरम है, इतना कुछ तमाशा हो गया और ये यहाँ बैठकर कितने आराम से खाना खा रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
आप ही से सीखा है सासू माँ। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने भी यही सब किया था। नेहा ने कहते हुए अपना खाना जारी रखा। धीरज गुस्से में बोला, बहुत तमाशा कर लिया तूने। आज हमारे घर का सबसे बड़ी गलती की तूने, जो उन लोगों को बुलाया। अब तुझे कौन बचाएगा? कहता हुआ धीरज नेहा की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने नेहा की वहां खींचकर उसे उठाने की कोशिश की, इतने में नेहा ने जोरदार थप्पड़ धीरज के गाल पर दे मारा। नेहा के इस तरह के कृत्य से सब हक्के बक्के रह गए। शांति जी अपने मुंह पर हाथ रखकर हैरानी से नेहा की तरफ देख रही थी। वही प्रिया भी कभी अपने भाई तो कभी अपनी मम्मी को देख रही थी। धीरज अपने गाल सहलाता हुआ उसे घूर रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया? भूल गई तू मैं तेरा पति हूँ। अच्छा पति? कैसा पति? कौन सा पति? और पति होता क्या है? तुम्हें पता भी है? हक जताना आता है पर जिम्मेदारी निभानी तो नहीं आती तुम्हें। पति बनने का तो बहुत शौक है तुम्हें, पर पत्नी का मान सम्मान क्या होता है वो तो पता नहीं तुम्हें। अरे बेशरम, अगर इतनी ही समस्या थी तो चली जाती यहाँ से और हमें चैन से रहने देती, शांति जी ने कहा। तो नेहा मुस्कुरा कर बोली, अरे इतनी आसानी से कैसे चैन से रहने देती आप लोगों को मैं? जा तो मैं सकती थी पर गई नहीं, और ये थप्पड़ पहले भी मार सकती थी पर मारा नहीं। बस मुझे आप लोगों का चेहरा सबके सामने लाना था, वो मैं ले आई। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं कमजोर नहीं हूँ, पर फिर भी आपने गलती की और क्यों जाऊँ यहाँ से? माफ करना सासू माँ, आपके बेटे ने मुझे कितने थप्पड़ मारे हैं ना, हर एक थप्पड़ की कीमत वसूल करके ही जाऊंगी। जिस दिन उसकी कीमत पूरी हो जाएगी अपने आप चली जाऊंगी, पर तब तक आप लोगों का जीना हराम कर दूंगी। और वैसे भी अब मुझ पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। सभी को पता चल चुका है कि आप मुझे परेशान करते हो। कल को अगर मेरे साथ कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को जवाब देना पड़ेगा। फिर आप जाने और आपका काम। धीरज कुछ कहने को हुआ तो नेहा ने हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए कहा, अभी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, मुझे खाना खाने दो। और हाँ सासू माँ, कल से आपके घर का काम आप खुद ही संभाल लेना या फिर अपनी बेटी से करवा लेना। अब ना तो मैं आपकी मुफ्त की नौकरानी हूँ और ना ही अपनी कमाई आप लोगों को देने वाली। अब मुझसे जितना होगा उतना ही करूंगी, नेहा ने कहा और चुपचाप खाना खाने बैठ गई। पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे उसकी जगह से तो उठा दे, क्योंकि सबसे समझ में आ चुका था कि आज बहू बोल चुकी है जो अब चुप होने वाली नहीं। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। नेहा के ससुराल वालों की हिम्मत नहीं हुई उसे दोबारा परेशान करने की।